नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात की थी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आज इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है। तो देखो, आइंस्टाइन ने ये बात पहले ही आइंस्टाइन बता चुका है 1905 में कि प्रकाश है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करता है। और आइंस्टाइन ने उन पैकेट्स का नाम दिया था क्वांटा। क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। दूसरा नाम होता है फोटोन। क्या नाम दिया था? फोटोन नाम दिया था। फोटोन नाम दिया था। समझ में आई नहीं बात? ठीक है। आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स के बंडल्स के रूप में गति कर रहा है, और उनका नाम 1905 में दिया गया था, क्वांटा कहा था। क्या कहा था? जो प्रकाश के कण हैं उन्हें क्वांटा या फोटोन कहा गया था। समझ में आई नहीं बात? ठीक है। तो देखो, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है। आइंस्टाइन क्या कहता है देखो, कोई भी धातु की सतह है, मान लिया ये धातु की हुई सतह, ये क्या है? धातु की सतह। इसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई नहीं बात? कोई भी धातु की सतह है और इसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है, फोटोन आपतित किए जाते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उत्सर्जन होने लगता है, और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आइंस्टाइन ने बताया कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है, मान लिया मैंने E बराबर में h न्यू आवृत्ति, E बराबर में h न्यू ऊर्जा का प्रकाश आपतित किया, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। समझ में आई नहीं बात? ठीक है। तो आप जितनी भी ऊर्जा, जितने भी फोटोन क्या है? फोटोन की ऊर्जा निश्चित है E बराबर में h न्यू। जितनी भी आप धातु के पृष्ठ पर ऊर्जा आपतित कर रहे हैं, धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उस ऊर्जा को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। और अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन में क्या प्रतिक्रिया होगी? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो देखो, आइंस्टाइन इस बात को कहता है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश ऊर्जा आपतित की जाती है, तो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ये जो फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा दो कार्यों में होती है। किसमें होती है? दो कार्यों में खर्च होती है। फोटोन की ऊर्जा जो आपने फोटोन की ऊर्जा, और फोटोन की ऊर्जा है आपकी E बराबर में h न्यू। समझ में आई नहीं बात? ठीक है। फोटोन की ऊर्जा जो आपने ऊर्जा आपतित की सतह पर, वो दो कार्यों में खर्च होती है। क्या क्या कार्य करती है? पहला कार्य भैया, इलेक्ट्रॉन को, ये जो ऊर्जा है आपने जितनी ऊर्जा आपतित की, ये दो काम करेगी। कितने काम करेगी? दो कार्यों में खर्च होगी। एक क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालेगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालेगी। बाहर निकालने में, किसमें? निकालने में। ठीक है। जो आपने ऊर्जा आपतित की, इसका कुछ भाग
कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में। और इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, कार्य फलन के रूप में। किसके रूप में होती है, कार्य फलन के रूप में। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में या कार्य फलन के रूप में। किसमें, कार्य फलन के रूप में, कार्य फलन के रूप में। समझ में नहीं बात, कार्य फलन क्या होता है, फाई नॉट। क्या होता है, फाई नॉट। कार्य फलन के रूप में जो आपने सतह पे ऊर्जा आपतित की वो संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अवशोषित की गई और उसका दो कार्यों में खर्च, उस ऊर्जा ने दो कार्य संपन्न किए। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा दी जाती है वो किसके बराबर होती है, कार्य फलन के रूप में। ठीक है, जो शेष बची ऊर्जा है वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसको क्या प्रदान करेगी, गतिज ऊर्जा। क्या प्रदान करेगी, गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। समझ में आई नहीं बात। ठीक है, तो दूसरा जो शेष हिस्सा है ऊर्जा का वो क्या करेगा, गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। शेष जो ऊर्जा है वही मैंने बताया, किसी भी सतह पे ऊर्जा आपतित की, कितने भागों में गई, दो भागों में गई। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया सतह से, और जो कुछ शेष बची ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद, ठीक है, वो कहाँ चली गई भैया, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाला था उसको क्या प्रदान कर दी, उसने गतिज ऊर्जा प्रदान कर दी। क्या प्रदान कर दी, गतिज ऊर्जा प्रदान कर दी। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि जो कुल ऊर्जा है, जितनी भी आपने ऊर्जा सतह पे आपतित की है, उसका काम, जो ऊर्जा है वो दो कार्यों में खर्च हो रही है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, मतलब कार्य फलन के रूप में, और दूसरी क्या होती है, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। समझ में आई नहीं बात। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आपके सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ बात करते हैं आगे, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो तो देखो मैं लिख सकता हूँ फोटोन की ऊर्जा दो कार्यों में गई, तो मैं लिख सकता हूँ फोटोन की ऊर्जा दो कार्यों में गई भैया। कौन कौन से कार्य में गई, पहली किसमें, कार्य फलन के रूप में। किसमें, कार्य फलन के रूप में। ठीक है, कार्य फलन के रूप में, प्लस में दूसरी क्या है, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। कुल जो ऊर्जा है आपने आपतित की, ठीक है, उस जो ऊर्जा आपतित की आपने वो दो कार्यों में खर्च हुई, कार्य फलन के रूप में और गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। समझ में आई नहीं बात। ठीक है, अब देखो आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फोटोन की ऊर्जा आप जानते हैं, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा आप जानते हैं, फोटोन की ऊर्जा होती है ई बराबर में, ठीक है, किस किस के रूप में गई, कार्य फलन के रूप में। कार्य फलन कितना होता है, फाई नॉट। ठीक है, प्लस में कुछ ऊर्जा किस में गई, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम लिख सकता हूँ मैं, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में गई। समझ में आई नहीं बात। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। आगे देखो, आप जानते हैं ई बराबर में, चूंकि हम जानते हैं ई बराबर में क्या होता है, एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू होता है। तो यहाँ रख देंगे भैया
एच न्यू रख दिया मैंने बराबर में फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझ में ही नहीं बात? ठीक है, तो हम यहाँ से इसका पक्षांतर कर लें तो अपने पास क्या आ जाएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगी आपके पास एच न्यू माइनस में फाई नॉट। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, एच न्यू माइनस में फाई नॉट। ठीक है, यदि यहाँ से देखो आपको, यदि आपतित जो आवृत्ति है प्रकाश की, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति किसके बराबर है, देहली आवृत्ति के बराबर है, देहली आवृत्ति के बराबर है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर है, तो देखो आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कौन सी आवृत्ति पर होता है, देहली आवृत्ति पर होता है। कौन सी आवृत्ति पर होता है, देहली आवृत्ति पर होता है। तो मैंने यहाँ बात की कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति किसके बराबर हो, देहली आवृत्ति के बराबर हो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ, ठीक है, न्यू बराबर में न्यू नॉट, न्यू बराबर में न्यू नॉट। और जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। समझ में आई नहीं बात? आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के यदि बराबर होगी, ठीक है, तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एच न्यू नॉट, ठीक है। यदि देहली आवृत्ति के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। समझ में आई नहीं बात? जब काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाएगी तो यहाँ एच न्यू नॉट रख देंगे, ठीक है, न्यू बराबर में क्या रख देंगे, न्यू नॉट रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0। समीकरण नंबर इसको 1 दे दिया। समीकरण 1 में यदि मान रखें हम, ठीक है, तो देखो न्यू इसका मान 0 है, 0 बराबर में एच न्यू नॉट माइनस में फाई नॉट, ठीक है, तो फाई नॉट बराबर में क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये समीकरण नंबर दे दिया 2। कोई दिक्कत है? दोबारा सुनो एक बार। आपकी जो ऊर्जा है 2 कार्यों में गई, कार्य फलन के रूप में गई। आपने जितनी भी ऊर्जा आपतित की, वो जो ऊर्जा आपतित की उसका काम क्या हुआ, एक तो कार्य फलन के रूप में, दूसरा गतिज ऊर्जा प्रदान करने में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। समझ में आई नहीं बात? ठीक है। ई बराबर में होता है एच न्यू, ये फोटोन की ऊर्जा होती है, तो एच न्यू यहाँ रखा मैंने, एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझ में ये बात? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस में फाई नॉट, यहाँ से पक्षांतरण कर लिए इसका। मैंने कहा यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होगी तो ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और जब देहली आवृत्ति के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। इसलिए मैंने लिखा यदि आवृत्ति जो आपतित प्रकाश जो प्रकाश आपने आपतित किया है उसकी आवृत्ति किसके बराबर है, देहली आवृत्ति के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शून्य। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन गति नहीं कर पाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या कर दी मैंने, शून्य कर दी। तो यहाँ से अपने पास आ गया एच न्यू नॉट, ठीक है, यहाँ न्यू की जगह क्या रखा मैंने, न्यू नॉट रखा, देहली आवृत्ति है, माइनस में फाई नॉट, तो फाई नॉट कारफलन का मान आ गया एच न्यू नॉट आ जाता है। सबके समझ में आई नहीं बात? सबके समझ में आई होगी, ठीक है। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से किसका मान रख देंगे, फाई नॉट का मान
रख देंगे। तो देखो आगे बात करते हैं भैया। देखो आगे यदि बात की जाए तो हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ समीकरण दो में एक से मान रखने पर समझ में नहीं बात, ठीक है। समीकरण दो में एक से मान रखने पर, तो मान रखेंगे भैया, यहाँ आ गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर में एच न्यू माइनस में, ठीक है। फाई नॉट का मान कितना आया है, एच न्यू नॉट आया है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 आ जाता है। ये क्या आता है, समीकरण नंबर 3। और ये जो समीकरण नंबर 3 है, ये प्रकाश आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। ये जो समीकरण नंबर 3 आया है, ये क्या कहलाता है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है, प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। ये जो समीकरण आया है आपके पास, ये क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। किसका प्रकाश विद्युत समीकरण है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत है किसी को? देखो बेटा, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार, ठीक है, कमेंट करके पूछ जरूर लेना। कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको, इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, इसके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। जैसे जैसे टॉपिक आगे चलता जाएगा मैं आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। तो देखो ये जो समीकरण आया है, ये क्या कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। यहां से यदि वेग जो इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख लेते हैं, द्रव्यमान स्मॉल m, ठीक है, एवं अधिकतम वेग B मैक्सिमम है। कितना है, B मैक्सिमम है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m और एवं अधिकतम वेग कितना है, B मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mb मैक्सिमम का स्क्वायर होगी। कोई दिक्कत है क्या? यदि जो उत्सर्जित हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान स्मॉल m है और अधिकतम वेग कितना है, b मैक्सिमम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mb मैक्सिमम का स्क्वायर होगी। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समीकरण को, 1/2 mb मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में h को कॉमन ले लिया, h, ठीक है, न्यू माइनस में न्यू नॉट। कोई दिक्कत है क्या? ये भी प्रकाश विद्युत समीकरण है। क्या ये भी प्रकाश विद्युत समीकरण होता है आइंस्टीन का, लेकिन रूप थोड़ा सा अलग है। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी निकाल सकते हैं। यदि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न करवाए तो आप यहाँ तक निकाल सकते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 4। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। आगे कुछ इसके प्रकाश विद्युत समीकरण के कुछ अन्य रूप होते हैं। देखो ये तो दूसरा, ये भी दूसरा रूप है। देखो इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण। इसका दूसरा रूप होता है ये, ठीक है, वेग की फॉर्म में। यदि आगे और बात करें तो इसके और भी रूप होते हैं। और देखो कौन कौन से रूप होते हैं।
आगे देखो भाई और कौन कौन से रूप होते हैं इसके, आप जानते हो न्यू बराबर होता है सी अपॉन में लेमड़ा, हम जानते हैं न्यू बराबर आवृत्ति बराबर क्या होता है सी अपॉन में लेमड़ा, ठीक है। तो न्यू नॉट बराबर क्या होगा, न्यू नॉट बराबर क्या होगा सी अपॉन में लेमड़ा नॉट, जहां दहली आवृत्ति है वहां क्या आएगी, दहली तरंग दैर्घ्य आएगी। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। इनके मान यहाँ रखें तो एक रूप ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 MB मैक्सिमम का स्क्वायर, समझ में नहीं बात, ठीक है, बराबर में H भार है, ठीक है, यहाँ रखेंगे C अपॉन में लेमड़ा माइनस C अपॉन में लेमड़ा नॉट। कोई दिक्कत है, एक रूप इसका ये भी प्राप्त हो जाता है, समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 5। दोबारा देखो मैंने क्या किया, न्यू की जगह क्या रख दिया सी अपॉन लेमड़ा, न्यू नोट की जगह क्या रख दिया सी अपॉन में लेमड़ा नोट, ठीक है। यहाँ से आप सी कॉमन ले लो और अगर इसको समीकरण नंबर 5 नहीं डालते हैं तो आप क्या करेंगे, कॉमन और ले लेंगे सी को, तो सी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखो 1/2 MB मैक्सिमम का स्क्वायर HC बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1 में लेमड़ा 1 में लेमड़ा नॉट, ठीक है। इसको समीकरण नंबर क्या डाल देते हैं, समीकरण नंबर 5 डाल देते हैं। कोई समस्या है किसी को, देखो एक बार इसको नोट करो, कोई दिक्कत हो तो पूछो, कोई भी समस्या हो तो आप बताएं, जरूर दोबारा करा दिया जाएगा। हाँ भाई, समझ में आया नहीं आया, तो ये प्रकाश विद्युत समीकरण हुआ, ये प्रकाश विद्युत समीकरण के कुछ अन्य रूप हुए, ठीक है। एक ये हुआ आवृत्ति की फॉर्म में, आवृत्ति और वेग की फॉर्म में, और एक ये हुआ किसकी फॉर्म में, तरंग दैर्घ्य की फॉर्म में। सबके समझ में आई नहीं बात, ठीक है। तो देखो आगे देख लेते हैं, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अधिकतम वेग क्या आएगा इलेक्ट्रॉन का, देखो यहाँ से अधिकतम वेग निकालेंगे तो देखो अधिकतम वेग क्या आएगा, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा B मैक्सिमम का स्क्वायर 2HC, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 में लेमड़ा नॉट, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा M आ जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे यहाँ, तो लघुत्तम लेंगे तो देखो V मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर 2HC, ठीक है। यहाँ लघुत्तम लिया तो यहाँ आ जाएगा लेमड़ा नॉट माइनस में लेमड़ा अपॉन में क्या आ जाएगा M लेमड़ा नॉट। वेग निकालेंगे तो V मैक्सिमम बराबर में अंडर रूट में वेग आ जाएगा 2HC लेमड़ा माइनस में लेमड़ा नॉट माइनस में लेमड़ा अपॉन में M लेमड़ा नॉट। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। सबके समझ में आई नहीं बात, ठीक है। हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल लिया है, वेग निकाल लिया है। 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, M कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो 2HC 1 में लेमड़ा माइनस में 1 में लेमड़ा नॉट है, ये समझ में आई नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया, मैंने वेग निकाला, ठीक है, प्रकाश विद्युत समीकरण निकाला। प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, प्रकाश विद्युत समीकरण होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस में h न्यू नॉट होता है। फिर उसके कुछ अन्य रूप मैंने आपको निकाल के बताए थे। इसके बाद हम आगे बात करें, ठीक है। तो देखो इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो देखो क्या है, हमारे पास प्रकाश विद्युत समीकरण आ गया, और प्रकाश विद्युत समीकरण आया था, प्रकाश विद्युत समीकरण अपने पास आया था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी।
अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस में, ठीक है, एच न्यू नॉट। ये आपका था प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या था ये? प्रकाश विद्युत समीकरण। लेकिन हम जानते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, याद करो मैंने लिखाया था आपको, कहाँ, निरोधी विभव पढ़ाया था, काइनेटिक एनर्जी। यदि मैं लिख सकता हूँ यदि निरोधी विभव, यदि निरोधी विभव, यदि निरोधी विभव बी नॉट है, कितना है? बी नॉट है, तो गतिज ऊर्जा निरोधी विभव में संबंध होता है। गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के किए गए कार्य के क्या होती है? निरोधी विभव के द्वारा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर में ईवी नॉट। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, इसका मान हम यहाँ रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा ई वी नॉट बराबर में एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट, ये आ जाएगा भैया। ठीक है, यदि हम आगे सॉल्व करें इसको तो वी नॉट निकालें, वी नॉट बराबर में, वी नॉट बराबर में आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा वी नॉट बराबर में? एच अपॉन में ई न्यू माइनस में एच अपॉन में ई, और यहाँ आ जाएगा न्यू नॉट आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये आपके पास आ जाएगा। समझ में आई नहीं ये बात? ठीक है, समझ में आई नहीं बात? यदि मैं ग्राफ खींचूं, ये ये क्या है? निरोधी विभव है, ठीक है, और ये क्या है? दहली आवृत्ति है, ठीक है। तो मैं यदि ग्राफ खींचूं तो देखो ये जो समीकरण है ये एक सरल रेखा का समीकरण है, इसकी आप तुलना करेंगे, ठीक है। ये y बराबर में mx प्लस में c, ठीक है, m क्या है यहाँ? h अपॉन में e, ठीक है। ये जो समीकरण है इसको समीकरण नंबर मैंने डाल दिया 6, समीकरण नंबर डाल दिया। समीकरण 6 एक सरल रेखा का समीकरण है। देखो सरल रेखा समीकरण क्या होता है? y बराबर में mx प्लस में c, ठीक है, ये x का मान है, ठीक है, ये c का मान है। किसका मान है? ये c का मान है, पूरा मान c का है, ठीक है, और ये किसका मान है? y का मान है। यदि मैं निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचूं तो निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य यदि ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया निरोधी विभव V नॉट, यहाँ मैंने लिया आवृत्ति, इसके मध्य ग्राफ खींचते हैं तो देखो उस ग्राफ का ढाल क्या है? H अपॉन में E। तो देखो ढाल क्या होगा? ढाल या प्रवणता, प्रवणता आप जानते हैं, ठीक है, ग्राफ का ढाल, ठीक है, ढाल या प्रवणता होगी, क्या होगी? H अपॉन में ई, ढाल या प्रवणता होगी, ठीक है। मैंने x अक्ष पे क्या लिया है? आवृत्ति को लिया है, और y अक्ष पे क्या लिया है? मैंने विरोधी विभव को लिया है। तो ढाल क्या हुआ? यहाँ इसकी तुलना करें हम समीकरणों की तो m क्या है? यहाँ इसका ढाल है, ठीक है। c क्या है? काटा गया क्या है? अंतःखंड है। क्या है? अंतःखंड। कहाँ काटा गया है? y अक्ष पे, और माइनस आ रहा है तो माइनस y अक्ष पे। मैथ पढ़ी होगी आपने, मैथ में आपने समीकरण पढ़ा होगा y बराबर में mx प्लस में c। m क्या होता है? ढाल या प्रवणता। क्या होता है? ढाल या प्रवणता। जहाँ ढाल निकल के आ गया h अपॉन में e। इन दोनों समीकरणों की मैंने क्या की? तुलना की। तो ये जो मान है ये इसका मान है। समझ में बात? ठीक है। ये क्या है? c क्या होता है? ये c होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो ये पूरा क्या है? c का मान है। तो h न्यू नॉट बटे में e, ये किसका मान है? c का मान है, ठीक है। y अक्ष लेकिन माइनस आ रहा है तो ऋणात्मक y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है। और ये जो समीकरण बनता है ये पूरा, ये किसका है? सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। तो सरल रेखा का समीकरण होगा तो देखो किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो हमारे पास इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये जो आवृत्ति होगी ये न्यू नॉट होगी, क्योंकि दहली आवृत्ति पर निरोधी विभव क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है।
ये C है, C बराबर में और माइनस में एच न्यू नॉट बटे में E, ठीक है, एच न्यू नॉट बटे में E। समझ में नहीं बात? वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है और ढाल क्या हुआ इसका, थीटा। तो यहाँ ढाल क्या हुआ, ये इसका क्या हो गया, ढाल या प्रवणता हुई। सबके समझ में आई नहीं बात? एक बार दोबारा सुन ले भैया, ठीक है, दोबारा सुन ले एक बार। मैंने क्या किया कि यहाँ से अपने पास ये होता है प्रकाश विद्युत समीकरण होता है, प्रकाश विद्युत समीकरण लिया। यदि निरोधी विभव V नॉट है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, निरोधी विभव के द्वारा प्रतिकर्षण बल के, निरोधी विभव के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो ई वी नॉट रख दिया यहाँ, तो ई वी नॉट मैंने ई का यहाँ भाग दे दिया। तो यहाँ पर एक समीकरण बना। ये जो समीकरण बना, यदि इसकी तुलना हम y बराबर mx प्लस सी एक सरल रेखा के समीकरण से करें तो हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने y अक्ष पे ले लिया, वी नॉट क्या ले लिया, वी नॉट क्या है, निरोधी विभव, और आवृत्ति x अक्ष पे ले ली मैंने किसको, आवृत्ति को। तो यहाँ ढाल क्या हुआ, ये एक सरल रेखा का समीकरण बन गया, और जो सरल रेखा का ढाल है वो क्या हुआ, h अपॉन में e हुआ। और y अक्ष पर ये होता है yc, क्या होता है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होता है। तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, माइनस एच न्यू नॉट अपॉन में e। तो देखो भैया, यहाँ मैंने y अक्ष पे ले लिया v नॉट को और x अक्ष पे ले लिया आवृत्ति को, और इनके मध्य मैंने ग्राफ खींचा तो अपने पास ढाल तो ये प्राप्त हुआ। तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा का समीकरण है इसलिए एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस y अक्ष से स्टार्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि माइनस y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये प्राप्त हो रहा है c का मान। तो ये माइनस y अक्ष पे काटा गया क्या है, अंतःखंड है, और ये इसका क्या हुआ, ढाल हुआ। समझ में आई नहीं बात? सबके समझ में आई होगी। इसको आप नोट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप देख लेना नोट करके एक बार, और कॉपी में नहीं है तो इसको आगे बढ़ा सकते हो आप 2-3 स्टेप। अगर कॉपी में आपको कम मिले तो आप इसको आगे ग्राफ तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया प्रकाश विद्युत, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण बताया, ठीक है, उसके विभिन्न रूप बताए, और मैंने निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, ठीक है, क्योंकि ये कैसा समीकरण है, एक सरल रेखा का समीकरण है। y बराबर mx प्लस सी, मैथमेटिक्स में ये होता है सरल रेखा का समीकरण। y क्या है, ठीक, y के लिए क्या है, v नॉट है, आवृत्ति मैंने कहाँ ली है, x अक्ष में ली है, और h अपॉन e क्या है, ढाल या प्रवणता है, स्लोप है, और ये y अक्ष पे काटा गया ऋणात्मक y अक्ष पे काटा गया क्या है, अंतःखंड है। अब आपने प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन का पढ़ लिया, ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा है। अब हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से व्याख्या करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की। किसकी व्याख्या करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे। किसके समीकरण से, आइंस्टाइन के समीकरण से। तो देखो अगली हेडिंग है आपकी आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो आप लिख लेते हैं, आपके पास पता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर में, ठीक है, एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। समझ में नहीं बात, ठीक है। एक तो ये रूप होता है, और आगे में देखूँ तो ये भी रूप होता है 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। ये दोनों रूप किसके हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण के हैं। तो हम प्रकाश विद्युत समीकरण से किसकी व्याख्या करेंगे
किसकी व्याख्या करेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो प्रकाश विद्युत समीकरण से निकल के आ रही है, ठीक है। प्रकाश विद्युत समीकरण से पहला पॉइंट व्याख्या में क्या लिखेंगे कि प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, दोबारा देखो ये गतिज ऊर्जा है, ठीक है। फॉर्मूला में क्या आ रही है? आवृत्ति आ रही है, तीव्रता कहीं आ रही है? नहीं आ रही है। तो मैं लिखूंगा पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट है आवृत्ति, जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है। तो इससे पहला पॉइंट निकल के आया, मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम समानुपाती न्यू। कोई दिक्कत है क्या? जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है, वो किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि प्रकाश की तीव्रता पर, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी तीव्रता नहीं आई है, ठीक है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफल है ये पॉइंट। कैसे? कि प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कहता है कि यदि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। और प्रकाश आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी क्या कहता है? यदि गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी? आवृत्ति। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। समझ में बात? ठीक है। तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखो भैया, दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, समझ में नहीं बात? यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू कम है किससे? देहली आवृत्ति से, ठीक है। तो देखो भैया न्यू कम है, देहली आवृत्ति से कम है, तो ये मान कम हो गया, ठीक है। ये मान क्या हो गया? ज्यादा। तो ऊर्जा क्या प्राप्त होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी। मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ यदि न्यू जो आपतित किया है प्रकाश उसकी आवृत्ति कम है किससे? देहली आवृत्ति से। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, मतलब देहली आवृत्ति ज्यादा हुई तो ये मान ज्यादा हुआ, और ये मान, ये आवृत्ति कम है तो ये मान क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। समझ में आई नहीं बात? तो हमारे पास पूरा जो गतिज ऊर्जा, पूरी गतिज ऊर्जा क्या प्राप्त होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी, ठीक है। यदि ऐसा है तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या प्राप्त होती है? ऋणात्मक। कैसी प्राप्त होती है? ऋणात्मक होती है। और कभी भी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती ही नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा? जब गतिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। समझ में आई नहीं बात? कोई दिक्कत है क्या? तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यदि देहली आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो पूरी जो गतिज ऊर्जा है ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगी, और ऋणात्मक ऊर्जा होती नहीं गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसलिए ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कितनी आवृत्ति होनी चाहिए? देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी व्याख्या करने में क्या रहा है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण सफल रहा है। कोई दिक्कत है क्या? एक पॉइंट और बचा, तीसरा पॉइंट और देखो, ठीक है। तीसरा पॉइंट और देखो भैया, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन फोटोन आपतित किए जाते हैं, ठीक है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। इसे कहते हैं 1-to-1 प्रोसेस। क्या कहते हैं? 1-to-1 प्रोसेस कहते हैं। मैंने बताया कि जब फोटोन आपतित किए जाते हैं तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ठीक है। ये एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? 1-to-1 प्रोसेस कहलाती है। इसका मतलब क्या है? आप जितने ज़्यादा फोटोन आपतित करेंगे उतने ही क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित होंगे। अब फोटोन कैसे ज़्यादा आपतित करेंगे? तीव्रता यदि आप बढ़ा देंगे प्रकाश की तो फोटोनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी यही कहता है कि प्रकाश की तीव्रता यदि बढ़ा दी जाए तो द नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या बढ़ जाती है, और फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में नहीं बात? एक बार दोबारा सुन लो। जब किसी धातु की सतह पर कोई फोटोन आपतित किया जाता है तो एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? क्रिया करता है। मान लिया ये धातु हुई आपकी और इस पे आपने फोटोन आपतित किया तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? बराबर में hν। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाया? मैंने बताया 1 to 1 प्रोसेस कहलाया। क्या कहलाया? 1 to 1 प्रोसेस कहलाया। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो यहाँ बात जितने ज़्यादा आप एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने तो फोटोनों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। और फोटोनों की संख्या कब बढ़ेगी? जब तीव्रता बढ़ेगी। तो प्रकाश विद्युत आइंस्टीन का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि तीव्रता बढ़ाई जाए तो फोटोनों की संख्या बढ़ती है, और फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन भी संख्या भी बढ़ जाएगी। और यही बात कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है। यदि तीव्रता बढ़ाई जाए तो उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो इस प्रकार से आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या करने में सफल रहा था। समझ में नहीं बात? ठीक है। आज मैंने आपको बताया कि ये प्रकाश विद्युत समीकरण से प्राप्त निष्कर्ष थे कि प्रकाश विद्युत समीकरण से किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। अगली क्लास में आपको अगला टॉपिक बताया जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक टॉपिक और कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए भैया धन्यवाद। एच का मान भी यहीं निकालेंगे। ठीक है।